For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure. Calculate the magnitude and direction of the force on the 3 microcoulomb charge. देखो डायग्राम क्या है, इसमें आपको 2 माइक्रोकुलाम चार्ज यहाँ पे दे रखा है, इसको Q1 मान लेते हैं, और दूसरा जो 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है वो यहाँ पे दे रखा है, इसको मान लेते हैं ये भी 2 माइक्रोकुलाम है, ये Q2 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इनका सेंटर पॉइंट यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये थर्ड चार्ज रखा हुआ है Q3 जो कि कितना है 3 माइक्रोकुलाम। ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस भी 3 मीटर है, और ये कितनी है 4 मीटर। इस चार्ज के ऊपर जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स लगेगा वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो ये वाली डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, और यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इसमें ये हाइपोटेनियस क्या होगा, ये होगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5। ये √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √25 बनेगा जो कि 5 बनेगा सॉल्व करने पे, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आएगी 5। इसी तरीके से ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, ये वाली डिस्टेंस भी होगी 5 मीटर। तो ये वाला जो चार्ज है इससे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस है 5 मीटर। अच्छा ये वाला जो चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कौन से चार्ज पे लग रहा है Q3 पे, किसकी वजह से लग रहा है Q1 की वजह से, तो इसको नाम क्या देना है अपन को F31। 3 की वजह से लग रहा है, सॉरी 3 के ऊपर लग रहा है 1 की वजह से, तो इसका नाम क्या होगा F31, ठीक है। F31 कितना होगा, तो F31 को लिखेंगे, फॉर्मूला लगाओ K/Q1Q2/R² वाला। K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है 3 माइक्रोकुलाम, 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। समझ में आया क्या। इसी तरीके से ये जो सेकंड चार्ज है ये इस थर्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा कैलकुलेट करो, इसका नाम क्या होगा F32, क्योंकि ये 3 पे लग रहा है 2 की वजह से, और इसका मैग्नीट्यूड होगा K/Q1Q2/R² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 2 माइक्रोकुलाम यानी 2 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, मतलब सेकंड चार्ज कितना है 3 माइक्रोकुलाम। Q1 Q2 का मतलब ये नहीं कि यही हर बार कंसिडर करेंगे, Q1 Q2 का मतलब होता है वो दो चार्ज जिनके बीच में फोर्स लग रहा होता है, तो ये होगा 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई क्या करना है डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो F31 और F32 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बराबर ही होगा, F31 और F32 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बराबर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और वो दोनों चार्जेस भी बराबर मैग्नीट्यूड के हैं जो 3 माइक्रोकुलाम चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है ये इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लगेगा इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका नाम होगा F31। ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा इसको, तो इस फोर्स का नाम होगा, फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर, और इस फोर्स का नाम क्या रखेंगे हम F32, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इस थर्ड चार्ज के ऊपर लग रहे हैं, नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे इसका वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे करना है, तो देखो वेक्टर एडिशन करने के लिए हम इसके ये जो दोनों फोर्सेज हैं इनके कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट करने आते हैं क्या आपको, जैसे मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। अच्छा ये एंगल थीटा है तो नीचे वाले ट्रायंगल में ये एंगल भी कितना होगा थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल दोनों क्या है एक जैसे ही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, अरे बोलो। अब इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स करो, ये जो F32 है इसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होगा F32 कॉस थीटा, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है और दूसरे वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है, F32 साइन थीटा ये इधर रहेगा। F31 के कंपोनेंट करो,
एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या नाम देंगे इसको, F31 कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या होगा, F31 साइन थीटा। कौन कौन से दो कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, F32 साइन थीटा और F31 साइन थीटा। ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो दोनों फोर्स है, मतलब फोर्स की ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये वाले जो दो कंपोनेंट हैं इन दोनों फोर्सेस के, F31 कॉस थीटा और F32 कॉस थीटा, क्या ये एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स इस थर्ड चार्ज के ऊपर लगेगा वो होगा F31 कॉस थीटा प्लस F32 कॉस थीटा। डायरेक्टली ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, F31, अच्छा F31 और F32 बराबर हैं, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है इसको 2 इंटू F31 कॉस थीटा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 2 इंटू F31 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा तो हमको पता ही नहीं है, तो ये डायग्राम से कैलकुलेट करो। देखो कॉस थीटा क्या होगा, तो इस डायग्राम के अंदर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें कॉस थीटा क्या होगा, एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। ये लो आंसर, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ गया नेट फोर्स। कर लोगे ना सॉल्व, अरे बोलो, नोट कर लो, समझ में आया क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज के चारों तरफ जब हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा, मतलब उस रेंज के अंदर वो जगह जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर हम रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो उस रीजन को हम एक नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन होता है जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स को फील करता है। अगर किसी भी चार्ज के चारों तरफ देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ कहीं भी अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो चाहे पॉजिटिव चार्ज लेके आओ चाहे नेगेटिव चार्ज लेके आओ, उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगेगा। तो उस रीजन को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी एक डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या कंसिडर की जाए। तो हम जानते हैं दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी और नेगेटिव के लिए क्या होगी। तो देखो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को उस चार्ज के पास में लेके आते हैं जिसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। जैसे इस चार्ज की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास में एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये वाला जो चार्ज है ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज। अच्छा, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका भी एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या नाम देना है, सोर्स चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, उसको हम क्या नाम देंगे, टेस्ट चार्ज। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस सोर्स चार्ज के पास में, ये सोर्स चार्ज है इसको कैपिटल क्यू बोल देते हैं, इसके पास में अगर मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आऊँगा तो इस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया। अच्छा इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ पे रखता तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता, तो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या। और अगर इस पॉइंट पे रखता तो इस पॉइंट पे भी ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगता आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उसके ऊपर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब हमने एक डेफिनेशन बनाई कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। लेकिन याद रखना है कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव टाइप का होगा। तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ रखे गए टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन को ही हम
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। भाई फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन को ही क्या कंसिडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ आप कहीं भी जब आप टेस्ट चार्ज को रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया क्या ये? अब इसको एज अ रूल याद रखना है, ये बार बार इतना ये कुछ करके नहीं देखेंगे, हम सीधा याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये याद रखना है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो ये लो नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज लेता, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये उससे अट्रैक्ट होता है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता तो टेस्ट चार्ज हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता। और क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाती है, इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ आपको मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बस इतना याद रखना है, क्योंकि दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है और नेगेटिव की वजह से हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में। रूल क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है उस डायरेक्शन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे मान लो कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब उसके चारों तरफ r डिस्टेंस पे मान लो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा। सपोज करो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हमने जैसे डायरेक्शन पता करी थी, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है वहाँ पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन को ही हम फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो बस उसी तरीके से अब की बार क्या करना है, यहाँ पे वही टेस्ट चार्ज रखना है, लेकिन टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलाम लेना है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो। क्या रखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना भी फोर्स लगेगा उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। समझ में आया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे ये वाला चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इस 1 कूलाम चार्ज पे। तो इस पर जितना भी फोर्स लगेगा उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट। समझ में आया। देखो अब वो फोर्स कैलकुलेट करना है जो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे रखे गए टेस्ट चार्ज पे लगेगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है 1 और डिस्टेंस कितनी है K भी आएगा, K Q1 Q2 और डिस्टेंस कितनी है R, तो R का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे फोर्स लगा KQ बाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, तो ये फोर्स लगा। अब ये जो फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा, डेफिनेशन क्या है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया और उसके बाद में क्या किया, उस फोर्स को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया उस पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता तो नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करते। समझ में आई? सिंपल एकदम। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज और फोर्स से अगर रिलेट करना हो, जैसे मैंने इस पॉइंट के ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पे रखे गए इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, अगर इन तीनों को आपस में रिलेट करें, मान लो यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज नहीं रखे, हमने कोई क्यू कूलाम चार्ज रखा हुआ है। सपोज करो एक बार, ये जो क्यू कूलाम चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज क्या लिया था, 1 कूलाम। एक बार मान लो कि 1 कूलाम नहीं है, ये कितना है, कोई क्यू कूलाम चार्ज यहाँ पे रखा है। तो उस क्यू कूलाम चार्ज के ऊपर इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखोगे। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड में स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा एफ अपॉन स्मॉल क्यू डिवाइडेड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये जो के क्यू बाई आर स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। इसका मतलब एफ अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ई। समझ में आया? तो ये एक रिलेशन अपने पास आ गया। यहाँ से हम एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या चीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप इक्वल सिंबल के साथ में तभी लिख सकते हो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। यानी कि यहाँ पे इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगी। दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप इक्वल कब लिख सकते हो, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती हो। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, तभी आप इक्वल लगा के लिख सकते हो। यहाँ पे अगर ये इक्वल आ रही है ना, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन चार्ज तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखूंगा तब तो ये फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस क्यू इंटू ई। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चलता है कि अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अपोजिट क्यों, क्योंकि आगे क्या लग गया, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा। किसी भी वेक्टर के आगे अगर आप माइनस का सिंबल लगाते हो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अगर नेगेटिव सिंबल के ऊपर देखा जाए, नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखा जाए, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे हमने कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा है और इस पॉइंट पे हमने कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर इस नेगेटिव चार्ज पे देखोगे तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। समझ में आया क्या? नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये बात हमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कई बार देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा और प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है। इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखा जाता है E इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू 0 F अपॉन Q। अब इसका मतलब क्या है, ये ऐसा जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिट Q टेंस टू 0 का मतलब है कि यहाँ पे ये जो स्मॉल q हमने कंसिडर किया है ये बहुत ही छोटा है।
कितना छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। ऐसा क्यों? अच्छा ये क्यू कौन सा चार्ज होता है, ये तो होता है टेस्ट चार्ज। ये स्मॉल क्यू कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो इस पॉइंट पे जो हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब इसको अगर फॉर्मूले को प्रॉपरली लिखा जाए तो हमको ये लिमिट लगा के इसको लिखना होता है। एक बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट क्यू टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू, ऐसा लिखा जाता है। इसमें ये लिमिट क्यों लगाई है अपन ने? देखो हमको इस पॉइंट के ऊपर कौन से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सोर्स चार्ज की वजह से। इस पॉइंट के ऊपर कौन से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सोर्स चार्ज की वजह से। लेकिन अगर ये जो टेस्ट चार्ज है अगर ये बड़ा होगा तो ये खुद भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर जो टेस्ट चार्ज है जो हमने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे रखा है, अगर ये खुद एक बहुत बड़ा चार्ज है तो ये खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप रखोगे तो यहाँ पे आपको दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो सोर्स चार्ज की वजह से और एक टेस्ट चार्ज की वजह से। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहाँ पे, जबकि आपको कैलकुलेट क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो ये नेग्लिजिबल कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो। छोटा चार्ज होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बड़ा चार्ज होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो भी बहुत छोटा सा हो और वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे प्रॉपरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से लिखना चाहिए। आया समझ में? क्लियर है क्या एकदम? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको एक सिस्टम दे रखा है चार्जेस का, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखे हैं और आपको उन चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने Q1 चार्ज रखा है, ये यहाँ पे हमने Q2 चार्ज रखा है, यहाँ पे हमने Q3 चार्ज रखा है, यहाँ पे हमने nth चार्ज यानी Qn चार्ज रखा है और ये कोई पॉइंट है P। यहाँ पे हमको इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बताया था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप P पॉइंट पे इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या करना होगा, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। Q1 चार्ज की वजह से फाइंड कर लेंगे, Q2 चार्ज की वजह से फाइंड कर लेंगे, Q3 की वजह से और nth चार्ज की वजह से यानी Q1 की वजह से। और फिर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, इसमें याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में। वो हम याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन यहाँ पे लगा देंगे इस P पॉइंट पे इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर उनका क्या कर लेंगे, वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो इससे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जैसे देखो मान लो कि ये जो Q1 चार्ज है ये इस P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे। और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने Q1 से P की डायरेक्शन में मेजर की है, तो मैं इसे R1 वेक्टर बोल देता हूँ। मैंने इसको क्या नाम दिया, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, Q1 से P की तरफ। इसी तरीके से Q2 चार्ज से इस P पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दो और ये जो डिस्टेंस है ये तो है R2, और क्योंकि आप डायरेक्शन भी बता रहे हो इसलिए इसको R2 वेक्टर बोलेंगे। इसी तरीके से जो Q3 चार्ज है इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हो गई R3। समझ में आया? और क्योंकि आप विद डायरेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, R3 वेक्टर। और इसी तरीके से इस nth चार्ज के लिए लिख दो, nth चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस होगी Rn और डायरेक्शन के साथ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे, Rn वेक्टर। ये तो आ गई डायरेक्शन। अब कोई भी चार्ज हो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी बताया था, K/Q/r²। यहाँ पे याद रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है, E=F/Q। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें चार्ज और डिस्टेंस भी आएगी तो इसमें ये वाला चार्ज कौन सा होगा, हमेशा सोर्स चार्ज। लेकिन जब आप
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इसमें ये जो क्यू चार्ज होता है ये कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए रखा जाता है। वैसे भी याद रहेगा, देखो इसमें क्योंकि डिस्टेंस आ रही है तो डिस्टेंस चार्ज, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पे फाइंड करना होगा, तो वो चार्ज कौन सा रहा होगा? सोर्स चार्ज। लेकिन जब ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो इसमें फोर्स आ रहा है, फोर्स किस पे लगेगा? उस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिस मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे, ये कौन सा चार्ज कंसिडर करना है? टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है। समझ में आ गई ये बात? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको इस तरीके से याद रखने हैं। तो अब बताओ कि इस Q1 चार्ज की वजह से R1 डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, E1 इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1, ये सारे के सारे चार्ज हमने पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन होगी। तो क्या यहाँ पे E1 की डायरेक्शन R1 वेक्टर के अलोंग है? इसका मतलब जो R1 वेक्टर की डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे R1 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जो R1 वेक्टर की डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस डायरेक्शन इसके साथ में अटैच हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हमने R1 केप से इसको मल्टीप्लाई किया है। मैग्नीट्यूड तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसी तरीके से बताओ कि जो सेकेंड चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। और डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर होगा। तो ये जो E2 की डायरेक्शन है ये R2 वेक्टर के अलोंग है। इसका मतलब R2 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लगाना है उसमें। बताओ, थर्ड चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इक्वल्स टू के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, और फिर R3 केप से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि Q3 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो R3 वेक्टर के अलोंग है। इसी तरीके से जो nth चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। अच्छा, ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इन्वर्ट दिखा देते हम, बस इतना ही फर्क आएगा इसमें। ठीक है, डायरेक्शन आपको चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग दिखानी है इसमें। तो nth चार्ज की वजह से क्या लिखोगे? ई एन इक्वल्स टू के Q1 अपॉन आर एन स्क्वायर, और फिर आर एन केप से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल एकदम। अच्छा, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इनको आपको वेक्टरली ऐड करना है इस पॉइंट के ऊपर, ताकि हम इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सके। तो कौन सा एडिशन किया जाएगा? हमेशा वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए स्केलर एडिशन करते हैं, वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए कौन सा एडिशन करेंगे? वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे देखो मैंने हर एक टर्म के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाया है। वेक्टर का सिंबल क्या शो करेगा? कि यहाँ पे जो एडिशन हम कर रहे हैं वो कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन है। ठीक है, यह आया समझ में? इस टॉपिक से क्या समझा हमने कि अगर आपको बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं और किसी एक पॉइंट पे आपको उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? अलग अलग चार्ज की वजह से उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे विद डायरेक्शन, और फिर क्या करना है? सबका वेक्टर एडिशन कर देना है, उससे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल।